आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की बहुत ही शॉर्ट नोट्स में। यह है हमारा प्यारा भारत, जिसका इतिहास जानना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। जिस प्रकार मानव नामकरण करता है, उसी प्रकार भारत का भी नामकरण किया गया। आइए देखते हैं किसने कैसा नामकरण करा। भारतवर्ष कहा महाकाव्य और पुराणों में। भारत को भारतवर्ष के नाम से महाकाव्य और पुराणों में जाना गया। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ईरानियों ने भारत को हिंदू कहा। सिंधु नदी के आधार पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान में, ये छोटी सी ब्लू कलर में सिंधु नदी दिखाई दे रही होगी, इस्लामाबाद से साइड में कट होके अफ़गानिस्तान की तरफ जाती है। पाकिस्तान और भारत में सिंधु नदी का आना जाना हमें दिखाई दे रहा है। इसी के आधार पर ईरानियों ने हिंदू कहना शुरू किया। यूनानियों ने इंदे कहा और अरब वासियों ने हिंद कहा। मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाता है और अंग्रेज़ों ने भारत को इंडिया कहा। इन्होंने इंडिया इसलिए कहा कि यूनानी भारत को इंदे कहते थे, तो इन्होंने भी इंदे की जगह पर इंडिया कहना शुरू कर दिया। अभी तक हमने केवल भारत को नामों से देखा। अब हम भारत का नामकरण भाषा के आधार पर देख लेते हैं। जो उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार कहा जाता था, जो लोग विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तर में रहते थे, उन्हें इंडो परिवार कहा जाता था। ये सारा हिस्सा इंडो परिवार के अंतर्गत आएगा। ये सब इंडो परिवार है। और जो दक्षिण में है वो द्रविड़ परिवार कहा जाता था। द्रविड़ परिवार दक्षिण वाला हिस्सा कहलाएगा। विंध्य पर्वत हो गया ये, और इसके नीचे वाला हो गया द्रविड़ परिवार। ऊपर वाला इंडो यूरोपीय परिवार। ये विंध्य पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली आदि में देखने को मिल रही है। उसी प्रकार विंध्य प्रदेश या विंध्य पर्वत श्रेणी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलती है। तो दूसरी ओर विंध्य पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी देखने को मिल रही है। तो हमने भाषा के आधार पर विंध्य पर्वत श्रेणी को सेंट्रल मान लिया है और उत्तर और दक्षिण में भाषा के आधार पर इसका बंटवारा कर दिया है। आइए देख लेते हैं हमारे देश में जो जनसंख्या है उसके आधार पर नस्लों का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये नस्लें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या का विस्तार इन्हीं नस्लों के आधार पर हुआ है। आइए प्राचीन भारतीय इतिहास को देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सुविधा के अनुसार भारतीय इतिहास को कितने प्रकारों से बांटा गया और सर्वप्रथम इसे बांटने का श्रेय किसे जाता है। भारतीय इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसे 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है। यह है जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस 1638 से 1707। इन्हें ही इतिहास को सुविधा के अनुसार बांटने का श्रेय दिया जाता है। आइए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। जिससे हमारे मन में लालसा होती है कि किसी वस्तु के विषय में जानना, या क्यूरियोसिटी एकदम से जागृत हो जाती है कि कहाँ से ये चीज़ आई है, कैसे इसके बारे में पता करें। इसी प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास के विषय की जानकारी हमें मिलती है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चार, या हम ये कह सकते हैं कि ये चार ऐसे विवरण हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में अवगत कराते हैं। देख लेते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली जानकारी क्या क्या है। धर्म ग्रंथ क्या है? धर्म ग्रंथ है वेद, और जिनके संकलनकर्ता माने जाते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसका उपदेश है वसुधैव कुटुंबकम। ये उपदेश हमें संसद में भी देखने को मिल जाएगा। संसद के कक्ष में भी लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात धरती ही परिवार है। प्रकृति को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है और आज भी प्रकृति ही सर्वोपरि है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद नित्य तथा अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि किसी पुरुष द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा लिखित न होना, अर्थात इसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। वेद होते हैं 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के जो चारों वेदों को पढ़ने की जो संहिता है, इन चारों वेदों को यदि हम पढ़ लेंगे तो वो संहिता कहलाएगी। अर्थात ये 4 वेद क्या कहलाते हैं मिलकर? संहिता। ऋग्वेद है ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, जिसके अंतर्गत 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऋग्वेद। और इसमें 10 मंडल भी हैं। इसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहेंगे? होत्र। और जो विश्वामित्र जी हैं, इन्होंने तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में एक गायत्री मंत्र लिखा है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आर्यों के इतिहास, राजनीतिक प्रणाली, ईश्वर की महिमा के विषय में हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी? ऋग्वेद से। जैसे इस समय पर शासन सत्ता बीजेपी की है, तो बीजेपी के विषय में हमें इतिहास से जानकारी मिलेगी। उसी प्रकार आर्यों के इतिहास की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। 8वें मंडल में